हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र मैगज़ीन का थर्ड आर्टिकल फरवरी मंथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दो आर्टिकल कवर कर चुकी हूँ फरवरी मंथ का। तो चलिए देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का संस्थागत प्रबंधन, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण, वितरण और परिवहन में एफसीआई की भूमिका। यह एक संस्था है जिसके द्वारा खाद्यान्नों को संरक्षित किया जाता है। तो उसी के बारे में है, एफसीआई की क्या भूमिका है खाद्य सुरक्षा का संस्थागत प्रबंधन और खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण, वितरण, परिवहन में एफसीआई की भूमिका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में एफसीआई की क्या भूमिका है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली चलाता है, न केवल सीधे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से, बल्कि संचालन की मात्रा और संबंधित आपूर्ति श्रृंखला की विशालता के हिसाब से भी। हालांकि इसको जूम करते हैं। विशालता के हिसाब से भी, हालांकि इस जटिल प्रणाली को चलाने के लिए भोजन का सुरक्षित भंडारण सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तथापि अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों तक परिवहन और बड़ी संख्या में लाभार्थियों तथा संस्थाओं के बीच अंततः वितरण भी समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस कठिन कार्य का प्रबंधन करने वाली नोडल संस्था भारतीय खाद्य निगम है, जो भारत सरकार का उपक्रम है। इस लेख के जरिए देश भर में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक खाद्य भंडारण संरचना के साथ साथ खाद्यान्नों के परिवहन और वितरण की संबंधित आपूर्ति श्रृंखला की समकालीन स्थिति का जायजा लिया गया है। और इस आर्टिकल को किसने लिखा है? अशोक के मीणा, चंद्रसेन कुमार। दोस्तों, ये जो कुरुक्षेत्र में आर्टिकल्स लिखते हैं बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं। इनको इकोनॉमी की हर फील्ड की अच्छी नॉलेज होती है। इसलिए अगर आप इस मैगज़ीन से कुछ निचोड़ सकते हो अपने आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप नॉर्मली भी इस मैगज़ीन को पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इस मैगज़ीन को फॉलो करते हैं आंसर राइटिंग पर्पज़ से, क्योंकि उनको थोड़ा इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी और जीएस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। यहाँ से मैटर मिल जाता है आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए सब इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मैगज़ीन से क्या सीख सकते हो, क्या गेन कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए। वर्तमान में भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.40 बिलियन है, जो वैश्विक जनसंख्या 8 बिलियन का लगभग 17.5% है। भारत सरकार देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निहित NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार पहचाने गए लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरित करती है, जबकि 8.93 करोड़ लोगों को 3.76 व्यक्तियों के औसत आकार वाले परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किया गया है। और प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है, चाहे परिवार में व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो। प्राथमिकता वाले घरेलू PHH लोग यानी शेष 72.42 करोड़ व्यक्तियों के प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। PMGKY के अलावा सरकार कुछ अन्य कल्याणकारी योजनाएं जैसे ICDS, PM पोषण, अन्नपूर्णा, छात्रावास और कल्याण संस्थान आदि भी चलाती है। इन सभी योजनाओं को चलाने के लिए खाद्यान्न की कुल आवश्यकता लगभग 610 लाख मीट्रिक टन है। 14 जनवरी 1965 जब एफसीआई की स्थापना हुई थी, उस
उस समय भारत एक खाद्यान्न की कमी वाला देश था जब जो अक्सर PL 480 करारों के तहत अन्य देशों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्न आयात करता था। शिपमेंट की अल्पकालिक मंजूरी के माध्यम से PL 480 के तहत भारत में खाद्य आपूर्ति को सख्त करने के लिए तत्कालीन US राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन की शॉर्ट टेथर पॉलिसी ने भारत को शिप टू माउंट स्थिति में ला दिया। यह सबसे बड़ी चुनौती भी थी जिसने भारत की संप्रभुता की स्थिति को कमजोर कर दिया। इस युग के दौरान भारत ने उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग, कृषि में प्रौद्योगिकी की मदद के साथ खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शुरू की। हरित क्रांति की सफलता के लिए किसानों को रिटर्न की गारंटी के माध्यम से निरंतर समर्थन की आवश्यकता थी ताकि खाद्यान्न उत्पादन चक्रीय निवेश के लिए व्यवहार्य और लाभदायक बन सके। FCI द्वारा यह कार्य काफ़ी अच्छे से किया गया। FCI और संबद्ध राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा MSP खरीद विशेष MSP दोस्तों लिमिटेड अनाजों पर दिया जाता है, सभी उत्पादों पर नहीं उत्पादन पर नहीं दिया जाता। जैसे मैक्सिमम गेहूँ, चावल, मक्का और दाल, इन अनाजों पर MSP दिया जाता है। ठीक है, सब्सिडी जिसे बोलते हैं, सब्सिडी नहीं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिस पे किसानों से अनाज खरीदा जाता है। ठीक है, और सब्सिडी जो होता है वो खाद्यान्नों को उगाने के लिए सब्सिडी दिया जाता है, जैसे उर्वरकों पे दिया जाता है, बीजों पे दिया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से गेहूँ, देखिए MSP खरीद विशेष रूप से गेहूँ, धान को केंद्रीय पूल खरीद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इससे उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। वास्तव में वर्ष 2023 के दौरान सरकार ने लगभग 1.25 करोड़ किसानों से लगभग 760 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा चावल खरीदा और सीधे उनके बैंक खातों में 2,19,144 करोड़ रुपए जमा किए गए। किसानों से निरंतर खरीद ने उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण कुल उत्पादन में खरीद का हिस्सा भी बढ़ने लगा। भारत जल्द ही आत्मनिर्भर और यहाँ तक कि खाद्य अधिशेष वाला देश बन गया। आयात पर हमारी निर्भरता कम हो गई और 6 साल की अवधि के भीतर भारत सरकार ने PL 480 करार समाप्त होने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात रद्द करने का फैसला किया। बाढ़ और सूखे के कारण खाद्यान्न की स्थिति बीच बीच में कुछ तनाव से गुजरी, लेकिन FCI के नेतृत्व में संचालन की संस्थागत संरचना के कारण काफ़ी हद तक नियंत्रण में बनी रही। यह लंबी संस्थागत यात्रा FCI को दिए गए 4 अधिदेशों के साथ शुरू हुई थी। इनमें शामिल है किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, समाज के कमज़ोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न, देखिए इसमें दिया है FCI के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे आंसर राइटिंग में। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन दे सकता है। FCI की भूमिका खाद्य वितरण संरक्षण में FCI की क्या भूमिका है और प्रबंधन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, समाज के कमज़ोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अत्यावश्यकताओं के लिए बफर स्टॉक भंडार बनाए रखना और मूल्य स्थिरीकरण के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना। मूल्य स्थिरीकरण के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना। इन अधिदेशों को प्राप्त करने के लिए FCI को अपने कार्यों विशेष रूप से खाद्यान्नों के भंडारण, परिवहन और वितरण को लगातार बढ़ाना पड़ा। ठीक है, केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के लिए भंडारण संचालन, किसी भी कृषि उपज और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें इसके गुणों क्या है, फिर से देखते हैं। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के लिए भंडारण संचालन, किसी भी कृषि, पता है इस मैगजीन को पढ़ने से आपको ना हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द मिल जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए।
हम ऐसे बोलचाल की भाषा में तो आंसर राइटिंग लिख नहीं सकते, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी होनी चाहिए आंसर राइटिंग में, तो यहाँ से हम वो भी ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कृषि उपज और उसके मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें इसके गुणों, भविष्य में उपयोग और खपत के परिरक्षण के लिए ठीक से संग्रहित किया जाए। ठीक है, ये देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया हुआ है। चावल और गेहूं के उत्पादन की प्रवृत्ति और धान तथा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, पर क्विंटल दिया है ना। गेहूं का उत्पादन, गेहूं की MSP रुपए और क्विंटल में ये उत्पादन दिया, और ग्रीन वाला जो है ये रुपए में दिया है। क्विंटल कितने रुपए क्विंटल था, 2000 रुपये में था, फिर 2500 में आया। ठीक, 2021-22 में। आइए देखते हैं चावल का क्या था। गेहूं की खरीद, कुल उत्पादन में खरीद का हिस्सा गेहूं का 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डेटा है, आप इसको देख सकते हो कितना गेहूं की खरीद कितनी हुई, और कुछ उत्पादन में खरीद का हिस्सा कितना है गेहूं का। चावल की खरीद कितनी है और कुल उत्पादन में खरीद का हिस्सा चावल का कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भंडारण न केवल उत्पादन के प्रत्येक चक्र के बीच नियमित खपत के लिए बल्कि आवश्यकताओं के दौरान उपयोग हेतु बफर रिजर्व बनाए रखने के लिए भी खाद्य सुरक्षा संचालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कम नमी और कम pH गतिविधि वाले गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न गैर नाशवान श्रेणी में आते हैं और इन्हें 1 से 4 साल की लंबी अवधि तक संग्रहित किया जा सकता है। 1 से 4 साल तक लंबी अवधि तक संग्रहित किया जा सकता है, जबकि गेहूं को खरीद के बाद बोरियों में भरकर गोदामों में और साथ ही थोक रूप में खुला अनपैक किया हुआ अनाज साइलों में भंडारित किया जाता है। वहीं धान को किसानों से खरीद के बाद उससे चावल निकाला जाता है और फिर बोरियों में भरकर गोदामों में भंडारित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पारंपरिक गोदाम बैगबंद गेहूं और चावल भंडारण की कार्यात्मक आवश्यकता, भंडारण के दौरान नुकसान के सभी संभावित कारणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंधन के तौर तरीकों के साथ एक गुणवत्तापूर्ण पारंपरिक भंडारण संरचना है। FCI की भंडारण संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लंबे समय तक पर्यावरणीय तनाव झेलने में मजबूत, कम रखरखाव लागत। देखिए क्या है, लंबे समय तक ये दिया है, पारंपरिक गोदामों के बारे में दिया है। देखिए भंडारण के दौरान नुकसान के सभी संभावित कारणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंधन के तौर तरीके के साथ एक गुणवत्तापूर्ण पारंपरिक भंडारण संरचना है। FCI की भंडारण संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लंबे समय तक पर्यावरणीय तनाव झेलने में मजबूत, कम रखरखाव लागत। कृंतकों, पक्षियों और अन्य जानवरों के प्रवेश को रोकने में सक्षम। दीवारें, फर्श और छत नमी प्रतिरोध हैं और वर्षा जल के प्रवेश को रोकते हैं। जहां तक संभव हो एक समान तापमान और सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखने के लिए वातन का प्रावधान। कीट पतंगों की घटनाओं के अवलोकन के लिए जांच हेतु नमूना लेना। कीटनाशकों का अनुप्रयोग और धूमन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रकों के प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त जगह के साथ उचित रूप से स्थित और सड़कों से जुड़ा हुआ भट्ठों, आटा मिलों, कूड़े के ढेरों, चर्म शोधन कारखानों, बूचड़खानों और रासायनिक उद्योगों के पास के स्थानों से बचना होगा। इस प्रकार एक विशिष्ट पारंपरिक गोदाम में क्षमता के आधार पर निम्नलिखित आयाम हो सकते हैं। आइए देखते हैं।
क्षमता कितने आयाम हो सकते हैं, गोदाम के प्रकार, अनुमानित क्षमता टन, आंतरिक परिधि मीटर में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छोटा और बड़ा। ठीक है, ये डेटा दिया है कैसे गोदाम को एक की संरचना होनी चाहिए, उसमें कितना हम भंडारण कर सकते हैं, कितना टन रख सकते हैं, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, 2500 मीट्रिक टन से अधिक भंडारण क्षमता के लिए गोदामों को उपयुक्त डिब्बों में विभाजित किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसे वेयर हाउस गोदाम की प्रमुख इंजीनियरिंग आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। उपयुक्त नींव, नमी प्रतिरोधी और कठोर फर्श, छिद्र और दरारों से युक्त। ट्रक लोडिंग के लिए प्लिंथ जमीन से 80 सेंटीमीटर ऊपर और रेल के 1060 मिलीमीटर। रोड फीड के लिए प्लेटफॉर्म की चौड़ाई 183 सेंटीमीटर और रेल फीड के लिए 244 सेंटीमीटर ढलान के साथ। फ्लिंथ से 5.6 मीटर ऊंचाई तक। ईंट पत्थर की चिनाई की 23 सेंटीमीटर। और ये संरचना दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, कि ये दिया है कि कैसे बनना चाहिए, वेयर हाउसिंग की संरचना क्या होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। ये संरचना दिया हुआ है भंडारण का और कुछ नहीं। स्टैकिंग फ्लोर योजना के साथ विशिष्ट बैग भंडारण संरचना। ठीक है, देखते हैं आगे, ये हमारे काम का नहीं है। कैप, कवर्ड और फ्लिंथ भंडारण एफसीआई में चरणबद्ध तरीके से समाप्त विधि। गेहूं के लिए कम लागत वाली अल्पकालिक भंडारण सुविधा पहले उपयोग में थी। विशेष रूप से प्रमुख गेहूं खरीद वाले राज्यों में फसल के समय ढके हुए भंडारण संस्थान की कमी के कारण बोरियों को एक ऊंचे मंच पर रखे लकड़ी के फ्रेम पर रखा जाता है और उस स्थान को 800 से 1000 गेज मोटी पॉलीथीन शीट से ढक दिया जाता है। इस भंडारण विधि को कवर और फ्लिंथ, देखिए हम कब से फ्लिंथ शब्द पढ़ रहे थे, फ्लिंथ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये शब्द समझ में आएगा। इस भंडारण विधि को जो पॉलीथीन से ढका जाता है उसको ही बोलते हैं फ्लिंथ कैप विधि को कवर और फ्लिंथ कैप के रूप में जाना जाता है और यह वर्तमान में भारत में गेहूं और धान के भंडारण के लिए आम बात है। देखिए हमारे यहाँ भंडारण कैसे होता है, ऐसे बोरियों को इकट्ठा किया जाता है और उसको ब्लैक कोई भी पन्नी होती पॉलीथीन से उसको ढका जाता है। आइए देखते हैं आगे। बाढ़ से बचने के लिए, देखिए बाढ़ से बचने के लिए कैप भंडारण स्थल निकटवर्ती इलाकों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर और जल निकासी नहरों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर होना चाहिए। आमतौर पर फ्लिंथ ईंट और गारे से बनाया जाता है जो ज़मीन से कम 150 मिलीमीटर ऊपर होता है। दीमक के हमले से बचने के लिए दीमक रोधी उपचार आवश्यक है। ठीक है, ये वेयर हाउसिंग की जो स्थिति है, कहाँ स्थित होना चाहिए, किस जगह पे लोकेशन होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। अब कैप का मुख्य नुकसान यह है कि धूम्रीकरण बहुत प्रभावी नहीं है और तेज़ हवा के समय और बारिश, पक्षियों के हमले, बंदरों के हमले आदि के दौरान कवर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे खाद्यान्न को नुकसान पहुंचता है। इन कारणों से एफसीआई ने 2022 से कैप भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक है, ये इस विधि को इन्होंने, इससे बहुत ही अनाज क्षतिग्रस्त होते थे। इस वजह से, इन कारणों से एफसीआई ने 2022 में कैप भंडारण, अभी जो हमने पढ़ा फ्लिंथ भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, इसमें बहुत नुकसान होता था, इसमें बंदरों के हमले होते थे, उनके दौरान क्षतिग्रस्त होता था, बारिश होती थी, पक्षियों के हमले से जो खाद्य उत्पादन था, गेहूँ चावल ख़राब हो जाते थे, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। ठीक, थोक भंडारण साइलो, आइए देखते हैं साइलो क्या होता है। थोक भंडारण, उस भंडारण विधि को समाप्त करके थोक भंडारण साइलो। अब ये क्या है देखते हैं। साइलो भंडारण की एक अपेक्षाकृत आधुनिक तकनीक है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर कंटेनर होता है जिसका उपयोग खाद्यान्न और अन्य दानेदार सामग्री को खुला और थोक रूप में भंडारण के लिए किया जाता है। अनाज भंडारण के लिए थोक हैंडलिंग, वातन
और धूमन प्रणालियों के साथ विभिन्न क्षमताओं के बीन्स और साइलो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, साइलो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। ये संरचनाएं शंक्वाकार हॉपर या सपाट तल के साथ चिनाई या प्रबलित कंक्रीट या धातुओं प्लेन या नालीदार से बनी होती हैं। हॉपर बॉटम बीन्स में अनाज गुरुत्वाकर्षण के तहत बहता है और उतराई स्वयं सफाई प्रणाली के दौरान बीन में जमा नहीं होता है और फावड़ा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए ऐसे कंटेनर होते हैं, इनमें भंडारण किया जाता है। ठीक, चित्र दिया गया है इसको साइलो बोलते हैं। ठीक, इस तरह खाद्य संरक्षण किया जाता है, भंडारण किया जाता है। FCI मायापुरी नई दिल्ली में कंक्रीट साइलो और वाणिज्यिक हॉपर बॉटम स्टोरेज साइलो। ठीक है, आधुनिक साइलो में विभिन्न अनाज गहराई पर तापमान रिकॉर्डिंग और निगरानी की सुविधाएं हैं। धातुओं की उच्च तापीय चालकता के कारण लकड़ी या कंक्रीट के बीन्स की तुलना में धातु साइलो में तापमान प्रवणता अधिक होती है, जिससे साइलो के अंदर अधिक नमी पैदा होती है। जब अशुद्ध अनाज का भंडारण किया जाता है तो थोक भंडारण में स्पाउट लाइनें भी एक चिंता का विषय होती हैं। बीन भरने के दौरान बारीक कण मिश्रण और छोटे अनाज आमतौर पर ढेर के केंद्र में केंद्रित होते हैं, जबकि साबुत अनाज परिधि की ओर बह जाते हैं। ढेर के केंद्र में हाई डॉकेज के इस कोर को स्पाउट लाइन के रूप में जाना जाता है। यह साइलो में ताप विकास और कीट प्रसार के स्रोत के रूप में कार्य करता है। स्पाउट लाइनें वातन के दौरान वायु परिसंचरण में बाधा डालती हैं, जिससे अनाज की शेल्फ लाइफ प्रभावित हो सकती है। भंडारण के दौरान खाद्यान्नों का परिरक्षण। गोदामों और साइलों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की गुणवत्ता को बनाए रखने और परिरक्षित करने के लिए FCI नियमित रूप से प्रशिक्षित पेशेवर कर्मचारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण करता है। स्थिति के आधार पर फीफो सिद्धांत का पालन करते हुए वर्गीकरण, श्रेणीकरण, कीटाणु शोधन और परिमापन के लिए उपभोक्ता की जांच हेतु खाद्यान्नों का निरीक्षण किया जाता है। मैलाथियान और डेल्टामेथिन के रोग निरोधी उपचार द्वारा खाद्यान्नों को संक्रमण से मुक्त रखा जाता है और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड द्वारा धूमन के माध्यम से उपचारात्मक उपचार द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है। ये देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है खाद्यान्न संरक्षण और भंडारण का। देखिए क्या है, खाद्यान्नों का परिरक्षण कैसे होता है। खाद्यान्नों का नियमित वातन, खाद्यान्नों को श्रेणीबद्ध करना, खाद्यान्नों का वर्गीकरण, कीटाणु शोधन उपाय, फीको के आधार पर स्टॉक का परिमापन। आगे देखते हैं खाद्यान्न ये हो गया उपचारात्मक उपचार द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है। आगे देखते हैं टन भंडारण। यह भंडारण क्षमता 1965 से 66 में इसकी स्थापना के समय में भंडारण क्षमता 6.18 लाख मीट्रिक टन से लगभग 125 गुना अधिक है। हालांकि 363.69 लाख मीट्रिक टन FCI के पास है। लगभग 397.60 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार की एजेंसियों के पास है। FCI ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के साथ निजी उद्यमिता गारंटी PEG निजी उद्यमिता गारंटी
योजना के तहत एक 414 पारंपरिक गोदामों के रूप में 146.5 लाख मीट्रिक टन वैज्ञानिक कवर भंडारण बढ़ाया है। अपनी भंडारण संरचना के आधुनिकीकरण के लिए के एक हिस्से के रूप में एफसीआई हब और स्पोक मॉडल में, हब और स्पोक मॉडल क्या होता है पता है? हब और स्पोक मॉडल मतलब ये केंद्र हो गया और ये हो गया संरक्षण विधियाँ, मतलब केंद्र में ये रहेगा और यहाँ भी संरक्षण होंगे, ठीक है। ये हब और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हब और एफसीआई हब और स्पोक मॉडल में 111 लाख मीट्रिक टन का आधुनिक साइलो भंडार बना रहा है, जिसमें से लगभग 15 लाख मीट्रिक टन पूरा हो चुका है। योजना के अनुसार 36 स्थानों पर हब के लिए 25 लाख मीट्रिक टन साइलो और 249 स्थानों पर स्पोक के लिए 86 लाख मीट्रिक टन साइलो बनाए जाएंगे। इसने कठिन साइलो में 0.77 लाख मीट्रिक टन भंडारण का भी निर्माण किया है। ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडारण के लिए लगभग 0.83 लाख मीट्रिक टन का निर्माण कार्य चल रहा है। एफसीआई ने चरणबद्ध तरीके से मौजूदा गोदामों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। ऊर्जा दक्षता और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के स्थान पर एलईडी रोशनी की शुरुआत की है और गोदाम सुरक्षा में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी स्थापित किए हैं। खाद्यान्न का परिवहन और वितरण चूँकि पूरे देश में 81 करोड़ लोगों के बीच खाद्यान्न वितरित किया जाना है, अधिशेष वाले राज्यों से खरीदा गया खाद्यान्न कमी वाले राज्यों में पहुंचाया जाता है। अधिशेष अनाज उत्पादक क्षेत्रों को कमी वाले क्षेत्रों से जोड़ने में कुशल परिवहन महत्वपूर्ण है। एफसीआई रेलवे, सड़क मार्ग, जल मार्ग का उपयोग करते हुए मल्टी मॉडल परिवहन अप्रोच अपनाता है। आमतौर पर गेहूं को पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से अन्य सभी राज्यों में ले जाया जाता है, जबकि चावल को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से अन्य सभी राज्यों में ले जाया जाता है, ठीक है। जिन राज्यों में जो खाद्यान्न ज़्यादा होता है वहाँ से अन्य देशों में पहुँचाया जाता है और उसके बाद जो बचता है वो निर्यात किया जाता है अन्य देशों में, ठीक है। विगत 5 वर्षों के दौरान परिवहन किए गए खाद्यान्न की औसत मात्रा 600 लाख मीट्रिक टन है। यह 1965 से 66 के दौरान परिवहन किए गए खाद्यान्न का लगभग 40 गुना है, जब अंतर्राज्यीय परिवहन केवल 15 लाख मीट्रिक टन था। इस आपूर्ति श्रृंखला में 30 अधिशेष वाले राज्यों में खरीदे गए लगभग, देखिए ये दिया है एफसीआई परिचालन के दौरान गेहूं और चावल भंडारण हानि की प्रवृत्ति, ये एक चार्ट दिया हुआ है। एफसीआई परिचालन के दौरान परगमन हानि की प्रवृत्ति, ठीक। थोड़ी बहुत तो हानि होती है, कितना भी आप प्रबंधन, वितरण और वो कर लो। अनाज है तो ख़राब तो होना ही है, बारिश होता है, ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, और पन्नी कितना रोकेगा, पॉलीथीन कितना रोकेगा। कुछ बाढ़ में ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। कभी कभी वर्षा हो जाती है। 82% गेहूं और 9 अधिशेष वाले राज्यों में 82% गेहूं और 9 अधिशेष वाले राज्यों में खरीदे गए लगभग 66% चावल का अंतर्राज्यीय परिवहन शामिल है। इस प्रकार देश में औसतन खाद्यान्न की एक बोरी लगभग 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाए गए खाद्यान्न को राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से देश भर में 545 लाख उचित मूल्य की दुकानों एफपीएस तक पहुंचाने के लिए स्थानीय गोदामों में भी संग्रहित किया जाता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन से वितरण प्रक्रिया में प्रदर्शित और दक्षता
आई है। प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा मिली है। एफसीआई ने 2023 के दौरान लगभग 700 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया है। 700 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया है, जो 1965-66 के दौरान वितरित मात्रा का लगभग 39 गुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो डेटा दिया है आप उसको यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में। ये डेटा तुलना करके, आप अगर तुलना करते हो पिछले प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, तो ये डाटा आप यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में या एसे राइटिंग में। प्रौद्योगिकी समावेशन और हानि में कमी। पिछले कुछ वर्षों में एफसीआई ने अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से तकनीकी प्रगति को अपनाया है। डिपो ऑनलाइन सिस्टम DOS, GPS सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम जैसी इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल सिस्टम का समावेशन, चावल की डिलीवरी के लिए चावल मिलों को व्यक्तिगत डिपो गोदाम से जोड़ना और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, विंग्स के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत गोदामों में जगह का आवंटन, खरीद प्लेटफॉर्मों के उपयोग, सभी बाहरी हितधारकों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर की स्थापना ने संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में न केवल एफसीआई की प्रक्रियाओं की सटीकता और दक्षता में सुधार किया है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही में भी योगदान दिया है। जबकि ICR ने नुकसान के लिए वैज्ञानिक मानदंडों को लागू करने के लिए अध्ययन किया है। बेहतर संचालन के साथ ऑनलाइन दस्तावेजीकरण से 2013 से 14 में कुल भंडारण हानि 0.17% हुई, जो 2022-23 में 0.12% के समग्र लाभ में है। संपूर्ण संयुक्त सत्यापन और उच्च सुरक्षा सील जैसे कदम उठाए गए हैं। इसी अवधि के दौरान मार्गस्थ हानि 0.46% से घटाकर 0.22% कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एफसीआई की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला न केवल देश के हर कोने में सभी ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य प्रणाली भी बनाती है। इसकी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए इसके संचालन को आधुनिक बनाने और सभी हितधारकों को साथ लेने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट और जनसंख्या अनुमान के आधार पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट वगैरह दी है। आइए आगे देखते हैं। रिसोर्स एग्रीगेटर ये ऐड दिया है। तो दोस्तों ये वाला आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम ये कवर करेंगे, भंडारण सुविधाओं के विकास से कृषि को नई ऊंचाइयाँ देने की तैयारी। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और मैं ऐसे ही हर मंथ की मैगज़ीन कवर करूँगी, एक आर्टिकल कवर करूँगी हर मंथ का। तो प्लीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद।